जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी है ना, आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंस जो 2025 में जो पेपर हुआ था है ना, जिसमें आप जानते हैं कि टोटल 101 शिफ्ट हुई थी। तो उन सभी 101 शिफ्ट को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट उस क्वेश्चन से बन सकेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला कि कोई 3.0 सेकंड से गिरता है, जी का मान 10 है तो 30 सेकंड आंसर आ जाएगा और आगे बढ़ जाएँ। तो इस प्रकार से हम नहीं चलने वाले हैं। हम पूरे क्वेश्चन को उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो सभी एक साथ हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम वैसे वैसे इन चीज़ों को करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए आज पहली क्लास का शुरुआत करते हैं आपके साथ। बंद करो इसको। थोड़ा सा टाइम लेंगे, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि 3.0 तक सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड है तो अंतिम वेग बताओ कितना होगा। देखो दोस्तों, आप एक बात को समझो, जो गति का पहला समीकरण है जो क्या है, b बराबर होता है क्या, u प्लस जी इंटू टी, है ना। ये गति का पहला समीकरण दे रखा है। तो अब v क्या है, v आपका अंतिम वेग होता है। v क्या है, अंतिम वेग, है ना। u क्या है आपका, ये होता है प्रारंभिक वेग। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। g क्या है आपका, g दे रखा है। और t क्या है आपका, समय होता है। t क्या होता है, समय, जो कि किस में लेना होता है आपको सेकंड में लेना होता है ना। तो बस अब देखो, जब भी किसी चीज़ को फेंका जाता है तो आप जानते हैं उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो जीरो होगा, यानी u की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, जीरो। कितनी रखनी पड़ेगी, जीरो। तो v अपन को निकालना था, जीरो प्लस जी कितना दे रखा है 10 और इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तरह आपने क्वेश्चन का। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो जी की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है, लेकिन जी की जो असली वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है जीरो। और ध्रुवों पर केंद्र का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक देता है। ध्रुवों पर जी का मान जो क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है ना। अच्छा, भार निकालने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, है ना। भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg। अच्छा, भार बदलता है या समान रहता है, तो आप बताएंगे सर भार जो है बदलता रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, चाहे कहीं भी हो। अच्छा, भार पृथ्वी चंद्रमा पर भार किसी भी वस्तु का पृथ्वी भार का कितना है, 1/6। मतलब कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर कितना रह जाएगा, 1/6। मतलब क्या होता है, 6 kg का। ना 10 kg का। कितने का रह जाएगा, 10 kg का, ठीक है। अच्छा, अब फिर आपसे पूछा जाएगा पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग जानते हैं क्या होता है, पलायन वेग वो वेग होता है जब एक ऐसा वेग, मतलब एक ऐसी स्पीड, जिस स्पीड से आप किसी वस्तु को आसमान की ओर फेंकें पृथ्वी से, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर आगे निकल जाए और अंतरिक्ष में पहुंच जाए। तो कितनी स्पीड से मुझे किसी वस्तु को उस आसमान की ओर फेंकना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, कैपिटल पर सेकंड, है ना। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको जो है किसी वस्तु को ऊपर की ओर भेजना पड़ेगा, तब वो जो है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर आगे निकल जाएगी। नहीं, इसका पलायन वेग कितना होगा, ये होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। अच्छा, मिसेल जल की कठोरता कम करता है, जल के फेन उत्पन्न करता है, जल के पृष्ठ तनाव को वृद्धि करता है, या कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना या हटाना। तो देखिए दोस्त, जो मिसेल होता है, इस मिसेल का काम क्या होता है, तो मिसेल का काम होता है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करके और हटाना, ठीक है, समझ गए। देखो, जो मिसेल होता है ये दो भाग होता है, ये दो भागों में बटा होता है ना। पहला जो उसका बाहरी सिरा होता है, है ना, जो इसका बाहरी सिरा है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, नहीं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब ये क्या करता है दोस्त, हाइड्रोफिलिक जो है ये
ये तेल और गंदगी से मिलता है, तेल और गंदगी को अट्रैक्ट करता है अपनी साइड। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। ये क्या करता है? ये आपका वाटर, अच्छा सॉरी ये गलत बताइए। हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर की ओर जाता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब पानी से डरा हुआ। पानी से डरेगा तो कहाँ जाएगा? तेल और गंदगी की ओर, तेल और गंदगी की ओर। समझ गए? सिंपल है। अच्छा, साबुनीकरण तो सबको पता होगा कि साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे साबुनीकरण कहते हैं। अच्छा, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते। आपने देखा होगा जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के साथ जो साबुन है वो झाग नहीं देता। उसका रीज़न आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि सर उसमें कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं किसमें? हार्ड वाटर में। जिस वजह से जो आपका साबुन है वो कठोर जल के साथ क्या करता है? कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। लेकिन जो आपका डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट तो झाग दे देगा, डिटर्जेंट देता है भारी पानी के साथ, है ना? समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, आपसे पूछा जाता है, ये बताओ जो पारदर्शी साबुन होता है, कौन सा? पारदर्शी साबुन, जैसे पियर्स का आता है ना, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए आप जो उपयोग करते हैं वो ग्लिसरीन, सबने सुना होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? एथिल अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? एथिल अल्कोहल का। समझ गए? तो इन दो चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो शेविंग होती है, शेविंग क्रीम होती है, तो शेविंग क्रीम में झाग आता है। तो आपसे पूछा जाता है जो शेविंग क्रीम में झाग आता है वो किसकी वजह से आता है? तो बताएंगे रोजन की वजह से। किसकी वजह से आता है? आप बताएंगे रोजन की वजह से शेविंग क्रीम में झाग आता है। ठीक है। अच्छा, जब भी आप साबुन बनाएंगे, जब भी आप क्या बनाएंगे? साबुन। जब भी आप साबुन बनाएंगे तो उसमें एक सह उत्पाद होता है। सह उत्पाद क्या होता है? मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो उत्पन्न हो गया, उसे क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको भूल जाना चाहें, भूल के जाना। इसका पॉइंट का, चलिए देखा, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी फोकस दूरी के वर्ग के मीटर में, इसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपात, इसकी फोकस दूरी और अपवर्तन गुणनफल, और छवि दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात। तो दोस्तों ये होता है इसकी फोकस दूरी, ना ऑप्शन नंबर बी होगा, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपात, है ना? किसका? लेंस की शक्ति का। तो आप जानते हैं लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है? 1/f के बराबर होता है लेंस की शक्ति, है ना? और क्या होता है लेंस की शक्ति? क्या होता है? 1/f, p बराबर 1/f। और इसकी यूनिट क्या होती है? आप लोगों डायोप्टर क्या होती है? तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता की यूनिट, ऐसा ही मात्रक, है ना? अच्छा, आपसे पूछा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। ऐसे ही बोलते हैं कॉन्केव लेंस की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है दोस्त? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है ना? अच्छा, कुछ बीमारियां होती हैं, आप जानते हैं मायोपिया, 10th क्लास में पढ़ी होगी मायोपिया। तो मायोपिया को सही करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? तो मायोपिया को जो सही करने के लिए आप कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो आप बताएंगे कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, धूप के चश्मा जो होता है उसकी डायोप्टर की पावर कितनी होगी? तो वो होता है p बराबर 0। कितना होता है?
आपसे पूछा जाता है कि जो धूप के चश्मे की शक्ति कितनी होती है, तो 0 होती है। कितनी होती है? 0। अच्छा, मानव की जो आँख होती है, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? तो आप दे देंगे कॉनकेव लेंस होता है। उठा हुआ होता है कि नहीं होता है ना? अच्छा, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को कोई चीज़, किसी भी चीज़ को मतलब स्पष्ट तरीके से देखना है, तो उस व्यक्ति और उस वस्तु के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। यानी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंस का सूत्र आपको पता है? लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इतनी जानकारी आप संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर करता है। अच्छा, इसका जवाब आपको मिलेगा किससे? इसके फॉर्मूले से, है ना? ये क्या होता है? W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, है ना? FDS कॉस थीटा। ये क्या होता है? फोर्स होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये थीटा होता है एंगल। याद रखना, एंगल पर भी डिपेंड करता है ना? एंगल पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो ये 90 डिग्री है, अगर एंगल 90 डिग्री से कम बनता है तो किया गया कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बनना है, यानी 180 करीब 180 के साइड, तो किया गया कार्य कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर एंगल 90 डिग्री ही बनेगा तो आपका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? 0। क्या होता है? 0। यानी किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक और हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना, है ना? विस्थापन पर भी डिपेंड करता है और बल पर भी डिपेंड करता है, और तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? विलयन का द्रव्यमान आयतन %, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत। देखो, तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन का द्रव्यमान प्रतिशत। याद रखना, द्रव्यमान आयतन के साथ द्रव्यमान कभी नीचे नहीं आएगा, यानी V/W कभी आंसर नहीं होगा। V/V भी आंसर हो सकता है। अच्छा, W/V भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और V/V तो मैं लिख ही चुका हूँ, और W/V भी लिख चुका हूँ, और W/W भी आंसर होगा, ये नहीं होगा, है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये होते क्या है? ये होता है मोलरिटी, है ना? ये सब आपको समझाऊंगा मैं आगे, जब मुझे लगेगा कि इसको समझाना है तो मैं आपको समझा दूँगा। विलयन के बारे में जानते होंगे, विलयन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक समांगी चीज़ों का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका विलयन कहलाता है, ठीक है। विलय क्या होता है? जो वह घटक जो घुलता है। और विलायक क्या होता है? घुलने वाला होता है। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी आपसे पूछा जाता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी जब आप प्रति लीटर में, कैसे में? प्रति लीटर में विलयन की में मोलों की संख्या देखते हैं। प्रति लीटर में मोलों की संख्या, प्रति लीटर में मोलों की संख्या, है ना? अच्छा, मोलैलिटी भी देख लो, मोलैलिटी तो प्रति केजी में मोलों की संख्या, इसको मोलैलिटी से व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? अच्छा, आप लोगों ने सुना है टिंचर क्या होता है? क्या सुना है टिंचर के बारे में? तो टिंचर क्या होता है? टिंचर कुछ नहीं, आयोडीन, अरे क्या लिख रहा हूँ, टिंचर होता है आयोडीन, है ना? आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल जो का विलायक होता है, सॉरी, एल्कोहल और आयोडीन का जो मिक्सचर होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टिंचर बोलते हैं, है ना? जब भी आपसे बोलेगा क्या, कोलाइडल विलयन की बात करेगा कि कोलाइडल विलयन, तो कोलाइडल विलयन आपको हमेशा टिंडल प्रभाव दिखाएगा। क्या दिखाएगा? टिंडल इफेक्ट। तो आपसे पूछता है टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? तो बताएंगे कोलाइडल विलयन दिखाता है। क्या दिखाता है? कोलाइडल विलयन, ठीक है। चलिए,
देखा है अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? श्वास नली, डायफ्राम, ब्रोंकी या ब्रोंकियल्स या एल्वियली। तो दोस्त ये करता है आपका ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स। होता क्या है कि जैसे जो पाइपलाइंस होती हैं तो इनमें सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है दोस्त? सूजन आ जाती है। इनमें जब सूजन आ जाती है तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, उसका दम सा घुटने लगता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके बारे में आप समझते हैं। वे आई गया श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय कम होता है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय, है ना। विनिमय मतलब समझ गए, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो एल्वियोली, है ना, एल्वियोली। कहाँ पर होता है? एल्वियोली, एल्वियोली में होता है। ठीक है। अच्छा, आपको जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर क्या बोलते हैं? लंग्स। हाँ, लंग्स। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक लेयर होती है, उसे मतलब प्लेयूरा, है ना। क्या बोलते हैं? प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा, प्लूरा। तो आपसे पूछा जाएगा कि लंग्स को सुरक्षा करने, प्रोटेक्ट करने वाली एक झिल्ली है, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे प्लूरा। क्या है? प्लूरा। ये ए है, याद रखना। ये क्या है? ए, प्लूरा बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये आपसे पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र में जो श्वसन प्रक्रिया है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन मतलब रेगुलेट करता है? तो आप बताएंगे मेड्यूला ऑब्लेंगेटा, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा, ऑब्लेंगेटा, है ना, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। ठीक है। एक रोग होता है जो आपको इसी संबंधित है, एक जिसका नाम है एम्फीसीमा, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा रोग। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका फेफड़ों से संबंधित है। ये कब? जब आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से क्या होता है? एम्फीसीमा रोग होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है। आपसे पूछा जाता है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? क्या पूछा जाता है? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है आपको बताएंगे? 500 ml होता है, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। ठीक है। अच्छा, श्वसन तीन चलो छोड़ो, आगे बताएंगे। ठीक है, चलो आगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। देखा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कासित की जाती है ना। तो सोडियम है, पोटेशियम है, सोना है या लोहा है? तो बताएंगे सर लोहा है। कौन सी है? लोहा। अच्छा, तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में 3 धातु आती हैं, जैसे आयरन, Fe, आपका जिंक आ गया और आपका Pb लेड हो गया, है ना। ये 3 धातु हैं जो सक्रियता श्रेणी मध्य में आती हैं। अच्छा, सबसे सक्रिय धातु, सबसे सक्रिय तो ये कौन सी होती है दोस्त? आप बताएंगे सर पोटेशियम। कौन सी होती है? सब पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय, सबसे कम तो आप बताएंगे सर Au, यानी आपका गोल्ड। कौन सी होती है? Au, गोल्ड। गैल्वेनाइजेशन पता है आपको? गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। पारा के बारे में जानते होंगे। पारा, पारा यानी मरकरी, जो तरल अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। ऐसे ही ये तो सॉरी धातु है ना। अच्छा, एक अधातु भी ऐसा होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो भी तरल अवस्था में रहता है, लेकिन ये क्या है? ये आपका अधातु है, अधातु। समझते हैं इस बात को? अच्छा, ये पूछा था किस धातु को केरोसिन तेल में रखते हैं? तो सोडियम। सोडियम को आप हमेशा मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, हवा में क्रिया करके क्या कर देता है? हवा में क्रिया करके आपको जो है आग जलाने लगता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ क्लोरोफिल, सॉरी आपसे पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो बताएंगे सर मैग्नीशियम। आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? बताएंगे मैग्नीशियम, है ना। आपको पता है एक्वारिजिया? एक्वारिजिया क्या है? तो एक्वारिजिया एक मिक्सचर है 2 अम्लों का, जिसमें 3:1 होता है। 3:1 के मिक्सचर बनाया जाता है, जिसमें HCl आपका 3 होता है और HNO3 आपका 1 रेशियो होता है। अच्छा, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। इसका नाम याद रख लेना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। एक्वारिजिया में इन तीनों का मिक्सचर किया जाता है, समझ गए? नेक्स्ट
जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे दोस्त, ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण होता है दोस्त? प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसका जो दूसरे में जाता है तो मुड़ जाता है। क्या होता है? प्रकाश हमेशा मुड़ता है। वेन एवर लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब एक मीडियम को चेंज करेगी तो अपने पाथ से जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो दूर हटेगी या तो दूर चली जाएगी, ऐसे करके, है ना, है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाता है हीरा क्यों चमकता है? तो आप बताएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से आपका जो है हीरा चमकता है ना। ऐसे ही मिराज दिखाई देता है आपको? रेगिस्तान, मिराज जब आपको लगता है कि सामने पानी है लेकिन ऐसा होता नहीं होता, है ना। पानी में कोई बाल्टी में कोई उभरा हुआ दिखाई देता है, किसकी वजह से? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। स्नेल नियम आपसे पूछा जाता है ना। क्या पूछा जाता है? स्नेल का नियम, यानी या स्नेल का नियम बोल दो या प्रकाश के अपवर्तन का नियम बोल दो। तो ये क्या होता है? ये होता है साइन I अपॉन साइन R बराबर n, है ना। ये होता है आपका स्नेल के नियम, या बोल दो आप अपवर्तन के नियम, ठीक है। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। क्रांतिक कोण क्या होता है? आपसे पूछेगा क्रांतिक कोण बताओ। तो जब आप बताएंगे क्रांतिक कोण वह है जहाँ अपवर्तन का कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। जहाँ अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। क्या? रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। कि हाँ, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और अगुणित होते हैं। अच्छा, तो किसके द्वारा बनते हैं? मुकुलन, खंडीभवन, परागण, ये बीजाणु, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर बात चली है शैवाल की, तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहता है? फाइकोलॉजी। अच्छा, शैवाल किसके अंदर आते हैं? तो बताएंगे किस जगत के अंदर आते हैं? तो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं आपके शैवाल, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा था आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो समुद्री जो शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल, उसमें आयोडीन सबसे अच्छा पाया जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कौन सा शैवाल लेके जाते हैं? तो आप बताएं क्लोरेला। तो क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है क्लोरेला। अच्छा, एक लाइकेन होता है, सॉरी चुरमुचुर नहीं करना। लाइकेन क्या होता है दोस्त? लाइकेन आपका शैवाल और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी कौन होता है? आपका लाइकेन होता है। कौन होता है? लाइकेन, ठीक है। आपसे पूछा जाता है अगर जेली, है ना। अगर जेली, ये दो नहीं है, अगर जेली पूछा है। अगर जेली किससे मिलती है? तो बताएंगे सर लाल शैवाल से मिलती है। किससे मिलती है? लाल शैवाल से। इसका नाम क्या है ये मैं बताऊंगा आपको जब अगली बार इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट एकदम से याद करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है?
कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा देखा जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, विलयन का तापमान गिर जाता है, अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है आपका जिंक। तो जिंक क्या करता है, जिंक कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को हटा देता है और खुद एक नया पदार्थ बनाता है जिसको बोलते हैं ZnSO4। क्या बनाता है? ZnSO4 बना देता है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है। और जिंक सल्फेट क्या होता है? एक रंगहीन पदार्थ है। ये क्या होता है? एक रंगहीन पदार्थ है, जिस वजह से इसका जो, और कॉपर सल्फेट कैसा है? कॉपर सल्फेट आपका नीले कलर का होता है। तो जब कॉपर सल्फेट ही नहीं बचा है ना, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था CuSO4 था, लेकिन अब क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। तो अब क्या होगा, जो नीला रंग था इसका वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ZnSO4 बन गया। ZnSO4 कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है ना। अच्छा, ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो बताएं सर, विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन हो गया, Zn ने Cu को क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। ठीक। अच्छा, CuSO4 को हम क्या बोलते हैं? नीला तोता भी बोला जाता है, क्योंकि नीला रंग होता है तो नीला तोता बोल दिया, नीला तोता। और इसका रंग रंगीन होता है तो इसको सफ़ेद तोता बोल दो। क्या बोल देंगे? सफ़ेद तोता, है ना। उल्टा मत पढ़ लेना कुछ। अच्छा, एक प्रयास होता है, एक चीज़ अगर आपने पढ़ा हो कि नहीं, एल्केमी। एल्केमी क्या थी? तो एल्केमी थी कम धातुओं को सोने में बदलने का एक प्राचीन प्रयास था। एल्केमी क्या थी? कि प्राचीन समय में धातुओं को सोने में बदलने का प्रयास किया गया था, उसे हम एल्केमी बोलते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है? एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना। एनोडाइजिंग क्या होता है? एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना बोलता है एनोडाइजिंग। अच्छा, आपके घर पर जो कॉपर के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा, तांबे के जो बर्तन होते हैं अक्सर हरे पड़ जाते हैं, उन पे हरे कलर की परत चढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? कॉपर कार्बोनेट। किसकी वजह से होता है? और समझेंगे कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे पर हरे कलर की जो परत चढ़ती है किसकी वजह से चढ़ती है? तो बताएंगे सर, कॉपर कार्बोनेट की होती है। अच्छा, चांदी काली पड़ जाती है क्यों? चांदी काली इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अगर हवा के अंदर सल्फ़र मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? सल्फ़र। तो चांदी के काले पड़ने का रीज़न क्या है? कि उसके अंदर, यानी उसके आसपास की हवा में क्या है? आपके सल्फ़र है। यानी आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी चांदी जल्दी काली पड़ेगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है। समझ में आ रहा है? और इंडस्ट्रियों से जो निकलने वाला गैस है, जिसे हम पोल्यूटेड गैस बोलते हैं, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, 1 वोल्ट का न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है। तो दोस्त, इसका जो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं कि विभवांतर को वोल्ट में मापा है, बिल्कुल सही बात है। 1 वोल्ट का न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर मतलब होता है दो, जैसे ये पॉइंट है, ये चार्ज है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच में जो विभव होगा, विभव में इसका अपना कोई विभव होगा, इसका अपना कोई विभव होगा, इनके विभव के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है ना। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अच्छा, ओम का नियम पता है क्या? ओम का नियम क्या होता है? V = IR। V = IR होता है ना। विद्युत धारा का मात्रा का आपको पता होगा, एम्पियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, वो कौन सा पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कॉमन कर्प, मिल्च, लेयर या ब्रॉयलर? तो दोस्त क्या होता है आपका? लेयर। क्या होता है? लेयर। अच्छा, ब्रॉयलर क्या होता है? ब्रॉयलर आपको जानते हैं? ब्रॉयलर मतलब होता है मांस के लिए पाले जाने वाले। देखो, लेयर क्या होता है? जब हम अंडों के लिए पालते हैं पक्षी को, अंडों के लिए पक्षी को पाया जाता है, पक्षियों को अंडों के लिए पाया जाता है, तो उसे लेयर कहते हैं। ऐसे ही जब मांस के लिए पाए जाने पर पक्षी को कहलाते हैं ब्रॉयलर कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर। अच्छा, अंडे की सफ़ेदी किस वजह से होती है? तो अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो किस वजह से होती है? तो आप बताएंगे, एक प्रोटीन होता है, कौन सा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन।
कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, अंडे के अंदर जो सफ़ेदी होती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से होती है। अच्छा, अंडे से कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप बताएं सर, अंडे से संबंधित है रजत क्रांति आपकी। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए? पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, जैसे मुर्गियों के साथ अगर आप बतख को भी पाल रहे हैं, बतख को, तो ये पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है। अच्छा, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है? क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किस वायरस की वजह से होता है? तो बताएंगे H5N1 की वजह से। अच्छा, अंडे का जो कवच होता है, अच्छा ये चीज़ मैंने बताई थी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो अंडे के अंदर का जो भाग होता है, अंदर के अंदर का, और जो कवच होता है ये किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, अंडे की सेने की प्रक्रिया इंक्यूबेशन कहलाती रहती है। अच्छा, वर्ड मैन ऑफ द इंडिया कौन कहलाता है? वर्ड मैन ऑफ द इंडिया, वर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये कौन है आपके? ये आपके हैं सलीम अली। कौन है दोस्त? सलीम अली हैं वर्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। आपसे पूछा जाएगा अंडे के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बाबा, विटामिन B12। विटामिन B12 अगर आपको पाना है तो आप क्या चाहिए? आप अंडे खाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कोश का विभाजन किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों की अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? द्विखंडन, असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आधी हो जाती है। गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है दोस्त? आधी हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? और जब आधी हो जाती, आधी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो क्या बनता है? स्पर्म और ओवम, है ना भाई। स्पर्म की भी आधी होगी, ओवम की भी आधी होती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक। क्या बनाते हैं दोस्त? युग्मक। जाइगोट बनाते हैं, फिर युग्मक से जाइगोट बनता है। इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, सेल की बात हुई है तो सेल से कुछ समझ लेते हैं। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अच्छा, जिस सेल की ने खोज की थी वो कैसी थी? डेड सेल थी, डेड सेल। अच्छा, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल, तो ल्यूमेन हॉक ने की थी। किसने की थी दोस्त? आपके ल्यूमेन हॉक, ठीक है कि नहीं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, सेल का जो देखो ये सेल है, इसका एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी दोस्त? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सेल के केंद्रक की खोज की थी। अच्छा, और क्या जान सकते हैं? और जान सकते हैं क्या? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, है ना। लाइसोसोम, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, तो बताएंगे सर आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? आपको लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, अगर पेयर पूछेगा तो 23 पेयर होते हैं, है ना।
अच्छा, इसके बाद और जान सकते हैं जो डीएनए का हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन ने। किसने दिया था दोस्त? वाटसन ने। ऐसे ही जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है आपका? शुतुरमुर्ग कंडा। और सबसे छोटी तो बताएंगे माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, समझ गए? इतनी जानकारी बहुत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यार पूरे हो नहीं पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा। क्या करें, 15 क्वेश्चन तक छोड़ दें, आज कर देंगे अगली क्लास में। देखा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? तो देखिए, सिंपल फार्मूला, टाइम बराबर ये होता है आपका 1/f, है ना। तो 1/50 करोगे तो कितना का 0.02 सेकेंड। सॉल्व करोगे इतना ही आएगा दोस्त। मैथ खतरनाक होना चाहिए आपका। 0.02 सेकेंड, है ना। अच्छा, अब ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? आप लोगों के साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्या ये निर्वात में यात्रा कर पाती हैं? सर आप बताएं सर, ध्वनि तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर पाती बिल्कुल। अच्छा, मनुष्यों की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़, यानी 20,000 हर्ट्ज़ या 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। समझ में आ गया नहीं? आ गया? अच्छा, ध्वनि की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी? मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है आपकी गैस में। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इससे संबंधित है एक पिच किस पर निर्भर करता है? पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी पिच भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। अच्छा, ध्वनि को नापा किस में जाता है? मेज़र। ध्वनि को किस में मेज़र किया जाता है? तो आप बता सकते डेसीबल में। ध्वनि को मेज़र किया जाता है आपका डेसीबल में मेज़र किया जाता है ना। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड कितनी है साउंड की? तो बताइए 343 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक ध्वनि संबंधित डॉपलर प्रभाव। क्या? डॉपलर इफेक्ट क्या बताना किसके बारे में बताता है? ध्वनि के स्रोत और श्रोता की सापेक्ष गति के संबंध में ये बताता है डॉपलर प्रभाव। अच्छा, सीधे याद रखना, डॉपलर का संबंध किससे है? तो साउंड से। ठीक है, डॉपलर का संबंध किससे है दोस्त? आपका साउंड से डॉपलर का संबंध है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन, स्वयंपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण या परिवहन? तो देखो, विविधता कब आती है? लैंगिक जनन से आती है। किससे आती है दोस्त? लैंगिक जनन से, है ना। ऐसी जब लैंगिक जनन की बात की है तो अनुवांशिकी की बात कर लेते हैं। अनुवांशिकी आप बताएंगे, अनुवांशिकी जनक किसको बोलते हैं? तो ग्रेगर मेंडल। किसको बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के जनक बोला जाता है। अच्छा, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या होती है? जीन। क्या होती है? आपके जीन। जैसे डीएनए इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है और डीएनए के ऊपर एक डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। अच्छा, आपसे पूछा था म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी व्रीस ने। ऐसे याद कर लो, व्रीस। किसने दिया था? व्रीस करके।
अच्छा, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था आपके? प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, है ना। डार्विन की एक बुक है, क्या है बुक? ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किसकी पुस्तक है आपकी? डार्विन की। अच्छा, मानव जाति का विकास कहाँ से माना जाता है? तो मानव जाति का विकास बताएंगे अफ्रीका से, अफ्रीका से मानव जाति का विकास माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनकल्चर, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था आपके लीनियस ने, कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस। तो आपका बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, है ना। बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।